नमस्कार, संवाद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतीक श्रीवास्तव और मेरे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के काबीना मंत्री, कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय। नमस्कार। मध्य प्रदेश के इतिहास में संभवतः पहली बार ऐसा हो रहा है कि मध्य प्रदेश के किसी मंत्री को किसी दूसरे राज्य का चुनाव प्रभारी बनाया है उसके अपनी पार्टी ने, और निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा तमगा है, बहुत बड़ा सम्मान है किसी भी राजनेता के लिए कि वो अपने राज्य से बाहर जाकर अपनी पार्टी के संगठन का काम करे और चुनाव लड़ने लड़ाने की पूरी जिम्मेदारी निभाए। कैलाश विजयवर्गीय को हाल ही में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहमति से हरियाणा का प्रभारी बनाया है। हरियाणा में चुनाव होने जा रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय वहाँ पर कैसा अपना जादू दिखाएंगे और किस तरह से एक बार फिर से भाजपा को अकेले अपनी दम पर हरियाणा में सत्ता में ला पाएंगे या नहीं ला पाएंगे, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इसी चुनौती पर आज हम चर्चा करेंगे नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से। कैलाश जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। कैलाश जी, मुझे याद पड़ता है कि एक बार सुमित्रा महाजन के चुनाव संचालक आप इंदौर में बने थे और उस समय सुमित्रा महाजन ने इंदौर के नहीं, मध्य प्रदेश के संभवतः सबसे ताकतवर नेता महेश जोशी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे और एक तरह से ये माना जा रहा था कि खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा भी था कि महेश जोशी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं। और तब आपने एक बहुत गरजते हुए अपनी पहली चुनावी पत्रकार वार्ता में कहा था कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। जो डरे हुए आपके सहमे हुए भाजपा कार्यकर्ता थे उसमें जोश आया था और उसके बाद सबसे ज़्यादा मतों से उस वक्त सुमित्रा जीती थी, 1,31,000 वोटों से। क्या उसी पुराने रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड के कारण आपको हरियाणा जैसी चुनौतीपूर्ण जगह दी गई है, जो एक बहुत ही अक्खड़ इलाका माना जाता है, बहुत ही दबंग इलाका माना जाता है और जहां भारतीय जनता पार्टी की बहुत प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है? प्रतीक जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं युवा मोर्चे का जब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था, जब गुजरात का प्रभारी भी था, और मेरे समय 2 बार विधानसभा के इलेक्शन हुए और वहाँ पर मुझे 2-2, 3-3 ज़िले दिए गए थे, मतलब 20-20, 25-25 विधानसभाएं, और ये मान के दी थी कि यहाँ हम ज़रा बहुत कमज़ोर हैं। और मुझे याद आ रहा है कि बड़ौदा और एक ज़िला था, वहाँ मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, बड़ौदा से लगा हुआ दाहोद और खेड़ा जिला। हाँ, खेड़ा ज़िले में, वहाँ हम लोग बहुत कमज़ोर थे। माधव सिंह सोलंकी चूँकि वहाँ रहते थे, तो वहाँ उनका काफ़ी, माधव सिंह सोलंकी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, विदेश मंत्री भी रहे, तो उनका काफ़ी प्रभाव था। तो खेड़ा जिला और मुझे बड़ौदा जिला दिया गया। मैं 90% सीटें वहाँ से जिता के लाया था। और कुछ नहीं, कार्यकर्ताओं को सिर्फ एक संबल और ये विश्वास कि आप अकेले नहीं लड़ रहे चुनाव, हम सब लड़ रहे हैं साथ में, ये विश्वास दिलाया। कार्यकर्ता भिड़ गए और एकदम जीत गए। जो काम तो हरियाणा में आपको क्या जिम्मेदारी दी? आपको चुनाव प्रभारी बनाया गया। चुनाव प्रभारी का क्या काम रहेगा वहाँ पे मोटे तौर पर? सभी है। कल अमित जी से बात हुई, उन्होंने बोला कि टिकट चयन से लेकर इलेक्शन से लेकर सारी प्रचार प्रसार सभी देखना। एक इलेक्शन का प्रभारी मतलब इलेक्शन में जो भी होता है, शादी के अंदर हल्दी लगती है, तिलक होता है, लाड़ी के बाप आप हैं। ये कह सकते अगर इन मालवी भाषा में बोलूँ तो पूरा ब्याह मंडिया है और लाड़ी के बाप आप हैं। जी हाँ, पर मैं अकेला नहीं हूँ, अमित जी खुद उसको देख रहे हैं। मेरे साथ डॉक्टर जैन हैं, अनिल जैन, वो वहाँ पर हैं। एक हमारे बहुत ही सीनियर लीडर हैं जगदीश जी मुखी, जो दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हुए हो, तो वो भी हैं, उसको देख रहे हैं। और वो लोग पहले से देख रहे थे मुझे, अमित जी ने अलग से जिम्मेदारी। आपको इसलिए वहाँ जोड़ा गया है क्योंकि आप फायर ब्रांड माने जाते हैं और नई तकनीक से लेस हैं। जिनके नाम आप ले रहे हैं थोड़े पुराने शैली के लीडर हैं। हाँ, मतलब आज के समय में जो नई तकनीकी है, ट्विटर और साइबर फाइट जो कर सकते हैं, सभी हैं। और कम से कम यूथ को जोड़ना, वो तो इसी माध्यम से हम जोड़ सकते हैं। पर कैलाश जी, वहाँ चुनौती दूसरी है। आप अभी तक जो चुनाव लड़ते रहे वो मध्य प्रदेश में लड़ते रहे। सौभाग्य से मध्य प्रदेश में उतना जातिवाद नहीं है, लेकिन हरियाणा में जातिवाद बहुत है। वहाँ जाट और नॉन जाट का झगड़ा बहुत तगड़ा है। तो जाटों के बीच में आपकी स्वीकार्यता कैसे बनेगी? ठीक है, चौधरी विक्रम सिंह को आप अपने यहाँ ले आए हैं, पुराने कुछ जाट नेता भी आपके पास हैं, लेकिन अभी तक जो आपकी पार्टी मानी गई है वहाँ पर, वो एक तो शहरी पार्टी मानी गई है
और नॉन जाट पार्टी मानी गई है हरियाणा में। देखिए प्रतीक जी, अभी लोकसभा चुनाव में हम 10 में से 7 सीटें जीते हैं वहाँ पर, और कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि हरियाणा में हम इतनी सीट जीतेंगे। और मुझे लगता है कि वहाँ पर नरेंद्र मोदी जी का प्रभाव आज भी कायम है। फिर 2-3 बातें और हैं वहाँ लोगों ने कांग्रेस गवर्नमेंट को देखा और नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट को भी देखा, चौटाला जी को देखा वहाँ, पर बंसीलाल जी के बाद किसी ने भी वहाँ अच्छा प्रशासन नहीं दिया। तो लोगों को लगता है कि पिछले 15 साल से हम ठगे जा रहे हैं। तो कैलाश जी, आप सहमत नहीं होंगे, लेकिन मोदी जी की कहीं ना कहीं हवा कम हो रही है। जो उपचुनाव के नतीजे आए हैं, बिहार के हों या कर्नाटक के हों या पंजाब के हों, वहाँ ऐसा लग रहा है कि अब वो वाली बात नहीं है मोदी जी। तो आप सिर्फ मोदी के नाम पर चुनाव नहीं जीत सकते। देखिए प्रतीक जी, एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को भी, मुझे समझ में नहीं आता मीडिया ये गलती क्यों कर रहा है कि बाई इलेक्शन कभी भी राष्ट्रीय नेता के नाम पर नहीं होता है। बाई इलेक्शन हमेशा लोकल मुद्दों के आधार पर होता है। इसलिए बाई इलेक्शन में ये नहीं सोचना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी की हवा कम हो गई। जहाँ आम चुनाव होंगे वहाँ पर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है, राष्ट्रीय नेतृत्व देखा जाता है, राष्ट्रीय पार्टी देखी जाती है, विचारधारा देखी जाती है, घोषणा पत्र देखा जाता है। बाई इलेक्शन में कोई घोषणा पत्र होता नहीं है, कौन जीता कौन हारा, बस छोटे लोकल मुद्दों के कारण बाई इलेक्शन। इसलिए बाई इलेक्शन को नरेंद्र मोदी की इमेज से जोड़ने का काम जो मीडिया कर रहा है, मेरा ख्याल है बहुत बड़ी भूल कर रहा है, कभी नहीं करना चाहिए। आपको लगता है अभी नरेंद्र मोदी के नाम पे आप चुनाव जीत सकते हैं? 200%। अभी कल एक नेशनल चैनल पर मैं देख रहा था, उन्होंने सर्वे किया 15 अगस्त के बाद, नरेंद्र मोदी जी के भाषण के बाद उनका लोकप्रियता का ग्राफ वही है जो चुनाव के जस्ट पहले था। इसलिए कल ही मैं किसी नेशनल चैनल पर लेकिन हरियाणा की मैं बात करना चाहता हूं आपसे कैलाश जी की हरियाणा में आपकी पार्टी का अनुभव ये रहा कि आपने सबके साथ वहां पे किया। आप बंसीलाल जी की पार्टी के साथ भी गए, फिर आपने उनको छोड़ दिया। आप चौटाला पार्टी के साथ गए, आप सरकार में भी रहे चौटाला के साथ, और वो बताते हैं कि हरियाणा के इतिहास की सबसे भ्रष्ट सरकार मानी गई। बाप बेटे जेल में हैं, आप उनके पार्टनर रहे उस सरकार में। तो वो कहीं ना कहीं एक खराब प्रशासन का, भ्रष्ट प्रशासन का दाग आपकी पार्टी पर भी है उस दौरान। आप भजनलाल के लड़के की पार्टी के साथ हजका में गए, आपने हजका को भी छोड़ दिया। तो अब वहाँ आपका कोई पार्टनर नहीं है, तो क्या आप अकेले अपनी दम पर चुनाव जीत पाएंगे? यही हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि लोगों ने कांग्रेस को 10 साल देखा, उसके पहले 10 साल चौटाला को देखा, 20 साल हरियाणा के लोगों ने शासन देखा है और ऊब गए वहाँ के लोग। अब वहाँ कोई भी कांग्रेस और चौटाला की तरफ देखना नहीं चाहता। उनकी आशा की किरण है तो भारतीय जनता पार्टी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता का ग्राफ वहाँ गांव-गांव में बढ़ा है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। आपने पहले कहा कि पहले वहाँ पर शहरों की पार्टी मानी जाती थी हमारी, अब हमारी पार्टी गांव-गांव में जाने लगी। मैं अभी 2 दिन हरियाणा घूम कर आया। खाप है वहाँ पर, पंचायतें हैं वहाँ पर जाटों की। हाँ। अब चौधरी विक्रम सिंह आप लेकर आए हैं, बड़ा नाम है, हुड्डा के मुकाबले का नाम है। तो क्या आप चौधरी विक्रम सिंह को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करेंगे वहाँ पर? नहीं, ऐसा है कि ये बात हमारे लिए एक संकट जरूर है वहाँ, जिसको मैं स्वीकार करता हूँ कि हमारे पास प्रदेश लेवल का एक भी ऐसा नेता नहीं है जो कि मुख्यमंत्री के रूप से हम प्रोजेक्ट कर सके। ये हमारी वहाँ राव इंद्रजीत सिंह आप केंद्र में मंत्री हैं। राव इंद्रजीत सिंह है, वीरेंद्र सिंह है, हमारे रामविलास जी शर्मा है। वहाँ प्रदेश स्तर पर अगर किसी की पहचान है तो रामविलास जी शर्मा की, जो क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है। या फिर सुषमा जी वहाँ बहुत लोकप्रिय, पर सुषमा जी वहाँ वापस बैक होगी नहीं। तो ये संकट हमारे पास ज़रूर है, पर उसके बावजूद भी लोग वहाँ ऊब चुके हैं कांग्रेस से, चौटाला से, भजनलाल की पार्टी से। सबको आजमा चुके हैं वहाँ पर, सबको आजमा चुके हैं। और आपने देखा होगा कि जो पिछला चुनाव हुआ इस देश के अंदर, वो विकासवाद के नाम पर हुआ, राष्ट्रवाद के नाम पर, वरना वहाँ जातिवाद चला ना कुछ चला। मैं मध्य प्रदेश के चुनाव के बाद मैं उत्तर प्रदेश गया था, आपको तो मालूम ही है। उत्तर प्रदेश में मैंने देखा कि मायावती की पार्टी के लोग कह रहे नहीं, इस बार तो हम नरेंद्र मोदी जी को वोट देंगे। अनपढ़ लोग, मतलब जाटो समाज के, अहिरवार समाज के अनपढ़ लोग, इस बार तो हम नरेंद्र मोदी को देंगे। देखिए, राष्ट्रवाद और विकासवाद एक ऐसी चीज़ है नहीं, पर वहाँ का जातिवाद से ऊपर हो गया। जातिवाद को आप क्या विकास के मुद्दे पर? हमारा तो मुद्दा एक ही, विकास, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश और हरियाणा के विकास की बात। जब आप हुड्डा की बात वहाँ करेंगे तो रॉबर्ट वडेरा की बात भी उठेगी, निश्चित, क्योंकि हुड्डा ने सबसे ज़्यादा फायदा अगर किसी को पहुँचाया तो रॉबर्ट वडेरा को पहुँचाया। क्या आपका वो चुनावी मुद्दा होगा रॉबर्ट वडेरा वहाँ और अशोक खेम का? भ्रष्टाचार वहाँ पर ज़बरदस्त मुद्दा है। जब हम ये भाषण में जाकर ये बोल कर आए कल में कि हम भ्रष्टाचार मुक्त आपको हरियाणा देंगे,
तो लोग ताली बजाने लगे, क्योंकि लोग भ्रष्टाचार मुक्त सरकार हो सकती है ये कोई कल्पना नहीं कर सकता। और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने 100 दिन के अंदर ये चस्पा कर दिया, उन्होंने लाल किले की सरकार प्राचीर आपकी से आएगी तो रॉबर्ट वडेरा के जमीनी सौदों की जांच होगी। देखिए, साधारणतः हम नकारात्मक राजनीति करते नहीं हैं, पर यदि इस प्रकार की कोई शिकायत आएगी तो हम जांच करेंगे और उसमें शिकायतें तो आप लोग करते रहे। अशोक खेमका के बिंदु बनाकर ये शिकायतें तो आपने हर जगह की। अशोक खेमका ने रिकॉर्ड पर चीज़ें लाए हैं, IAS अधिकारी जो हैं। देखिए, ऐसा है प्रतीक जी, हम जनता के पास वोट मांगने जा रहे हैं तो इस बात के लिए नहीं जा रहे हैं कि हम रावत को जेल में डालेंगे। हम इस बात के लिए जा रहे हैं कि हरियाणा में भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, हम हरियाणा को विकास देंगे। तो हम पहले विकास और पारदर्शी सरकार देने के काम करेंगे। इस प्रक्रिया के अंदर जो जिसने गड़बड़ करी वो आएगा, वो पिसेगा, वो बचेगा थोड़ी। इसलिए मुद्दा हमारा ये नहीं कि हम हमारे विरोधियों को जेल में डालें, मुद्दा ये है कि हम हरियाणा का विकास करें। मुद्दा ये है कि हम हरियाणा में हरियाणा में एक बड़ी और समस्या है जो आप मध्य प्रदेश में जिसका आप बहुत प्रचार करते हैं, लाडली लक्ष्मी योजना। आपकी सरकार का सबसे बड़ा एजेंडा है लाडली लक्ष्मी योजना। और आप नवजात बच्चियां पैदा होती हैं उनके लिए पैसे जमा करा देते हैं, जो 18 साल की होंगी तो उनको कुछ पैसे मिलते हैं। बहुत अच्छी योजना है, देश भर में नरेंद्र मोदी जी ने उसको सराहा और अपने 15 अगस्त के भाषण में भी उसका उल्लेख किया है और अपनी सरकार का प्रोग्राम भी बनाया है। लेकिन हरियाणा में स्थिति दूसरी। वहाँ भारत का वो ऐसा राज्य है जहाँ पर जो अनुपात है पुरुष स्त्री की संख्या का, वो सबसे खराब है। हरियाणा में जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं कि या तो 500 रुपये में गर्भपात करा लीजिए या 5 लाख रुपए दहेज देने के लिए तैयार हो जाइए। तो वहाँ मध्य प्रदेश का एक मंत्री क्या लाडली लक्ष्मी योजना की बात करेगा, क्या लड़कियों के सम्मान की बात करेगा? निश्चित रूप से हम उसकी बात आवश्यक रूप से करेंगे। हम लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे कि बेटियां इस समाज की आवश्यकता है और ये हमारे राजनीतिक एजेंडे का एक विषय भी होगा। बेटियां नहीं होंगी तो बहू कहाँ से लाओगे? कहाँ से लाएंगे? ये माननीय शिवराज जी ने एक नारा दिया था भिंड के अंदर कि बेटी नहीं होगी तो बहू कहाँ से लाओगे। तो ये नारा आप भी वहाँ लगाएंगे हरियाणा में? निश्चित रूप से लगाएंगे। हम तो मध्य प्रदेश के विकास की पूरी इबारत वहाँ पर लोगों को सुनाएंगे। हरियाणा में जो बूथ कैप्चरिंग होती है कैलाश जी, वो उसके सामने आपका भिंड मुरैना भी बहुत पीछे है। और चौटाला ने जो बाई इलेक्शन लड़ा था जब देवीलाल जी उप मुख्यमंत्री होते थे, और मेहर में जो कुछ हुआ था, वो भारतीय लोकतंत्र के लिए कलंक है। चूँकि वहाँ अभी कांग्रेस की सरकार है, चौटाला भी वापसी करना चाहते हैं, जेल में होने के बावजूद भी वो एक बार लड़ना चाहते हैं। तो ऐसे समय वहाँ जब लोकतंत्र लठेत तंत्र में बदल जाएगा तब वहाँ कैलाश विजयवर्गीय की क्या भूमिका होगी, मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए, अब वो ज़माने गए। अब आधुनिक तकनीकी के अंदर इतना ज़्यादा हम जहाँ पर हमारे संवेदनशील स्थान है वो हमने चयन कर रहे हैं, हम उसको वहाँ हम कैमरे लगाएंगे, वहाँ हम केंद्र से फोर्स भेजेंगे। चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, हमारी प्रक्रिया का हिस्सा है और उसके लिए जो भी तैयारी होगी वो सब हम करेंगे। पर चुनाव तो साम दाम दंड भेद में जैसे को तैसे से भी लड़ा जाता है और आपकी उसमें ख्याति रही है जैसे को तैसा से लड़ने में। आप तो कहते रहे कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। नहीं, अभी हरियाणा में मैंने हरियाणा के कार्यकर्ताओं की टीम से मेरा संपर्क नहीं हुआ है। कार्यकर्ताओं के साथ बैठूंगा, उनकी ताकत समझूंगा, उसके बाद फिर वैसे स्ट्रेटेजी बनाऊंगा। अभी मैं कुछ भी कहूँ ये जल्दबाजी होगी थोड़ी सी। हरियाणा में कब से आप जाने वाले हैं, या अभी प्रारंभिक तौर पर आपकी बातचीत हुई, लेकिन कब से आपका हरियाणा में ही कैंप रहेगा और प्रत्याशी चयन का काम आप हरियाणा में शुरू करेंगे? कल से ही। कल हमारी पहली बैठक है। कल आप हरियाणा जा रहे हैं? कल दिल्ली में ही बैठक है। दिल्ली में लोग आ रहे हैं, दिल्ली में बैठेंगे हम लोग। उसके बाद हरियाणा में आप कब तक आपका कैंप रहेगा, जब तक कि चुनाव नहीं हो जाते? हाँ, करीब रोहतक में मेरा केंद्र बनाऊंगा मैं जी, रोहतक में रहूँगा। तो मध्य प्रदेश से भी आप क्या अपनी विश्वस्त टीम को वहाँ ले जाएंगे? जैसा कि मालवा निमाड़ में आपकी टीम लगती रही है, सिंहस्थ जब आप करते हैं तो पूरी इंदौर की इंदौर की टीम वहाँ चली जाती है। बनारस में बहुत बड़ी टीम ले गया था। बनारस में भी आप बहुत बड़ी टीम के साथ गए थे। देखिए, ऐसा है कि मैं अभी इंदौर में हरियाणा में रहने वाले लोगों का एक सम्मेलन कर रहा हूँ। तो बहुत सारे हमारे ट्रांसपोर्ट व्यवसायी बहुत सारे हैं हमारे यहाँ, बॉडी बिल्डर, बसों की बनाने, उन लोग सब हरियाणा के लोग हैं। तो अग्रवालों की बहुत रिश्तेदारी है हरियाणा में, की बहुत रिश्तेदारी है। इन सब का एक सम्मेलन करने वाला हूँ। मैंने रमेश जी को जवाबदारी सौंप दी कि आप सब संगठन ढूंढिए जितने भी हरियाणा के लोग हैं। कैलाश शर्मा जी हमारे जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वे स्वयं भी हरियाणा के ही मूलतः। तो हमने कहा कि आप सब हरियाणा के लोगों का एक सम्मेलन करिए और यहाँ से मैं इंदौर के हरियाणा के हर समाज के लोगों को वहाँ भेजूँगा।
बाकी भी उत्तर प्रदेश से भी हमारे कार्यकर्ताओं की टीम आएगी, कुछ हम उत्तराखंड से लाएंगे। कैलाश जी, क्या ये माना जाए कि धीरे से पार्टी आपको राष्ट्रीय राजनीति में खींच रही है और अब आप मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय राजनीति की तरफ आपका फोकस हो गया है? मेरा फोकस तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह जो नेता काम देते हैं वो करने का रहता है हमेशा। नहीं, वो तो आप कह चुके हैं कि पार्टी मुझे कहेगी तो मैं कार्यालय में झाड़ू लगा दूंगा। मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि क्या अब आप कहीं ना कहीं अपने आप को केंद्र में स्थापित करने की दिशा में सोचने लग गए हैं, क्योंकि पार्टी आपको हरियाणा का प्रभारी बना रही है। मध्य प्रदेश के पहले आप ऐसे नेता हैं भाजपा के। मैं सुंदरलाल जी पटवा और कुशाभाऊ ठाकरे के ज़माने से पार्टी का अध्ययन कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि पार्टी ने प्रदेश के एक कैबिनेट मिनिस्टर को या प्रदेश के एक नेता को किसी दूसरे राज्य की चुनावी जिम्मेदारी पूरी तरह से प्रमुख रूप में दी है। तो क्या है माना जाए कि ये आपकी शुरुआत हो गई राष्ट्रीय राजनीति में जाने की? लोग इसी प्रकार की चर्चा तो कर रहे हैं, बाकी निर्णय करना तो राष्ट्रीय नेताओं का काम है। मैं तो इस बारे में कोई टिप्पणी कर नहीं सकता। मुझे तो मालूम है कि ताई कह चुकी है कि उनका आखिरी चुनाव है, इसलिए हो सकता है अगली बार आप लोकसभा के उम्मीदवार हो। नहीं, मैं इस बारे में कभी सोचता ही नहीं कुछ। भविष्य में क्या पार्टी मेरा उपयोग करेगी ये पार्टी के नेता सोचते हैं। मेरे को तो जो वर्तमान में काम दिया है उसको इतनी ज़बरदस्त तरीके से करो कि लोग याद करें कि हाँ हमने काम किया। मतलब मुझे ये आदत है थोड़ी सी कि मुझे जो भी काम दिया जाता है मैं उसमें ऐसा काम करता हूँ कि एक हस्ताक्षर हो जाए। कि जैसे अब राष्ट्रीय अधिवेशन दिया था नितिन जी ने, तो मैंने कहा आप देखना मत, सारी जवाबदारी मुझे दे दीजिए, मैं सब देख लूँगा उसको। और आज सारा देश कहता है कि ऐसा राष्ट्रीय अधिवेशन बीजेपी का क्या किसी भी राजनीतिक दल का, दिल्ली के सब पत्रकार कहते हैं किसी भी राजनीतिक दल का ऐसा अधिवेशन नहीं हुआ जैसा हमने इंदौर में ओमेक सिटी के अंदर किया था। तो एक अलग हटके और एक अच्छा से अच्छा, मतलब सबसे अच्छा क्या हो सकता है। सेकंड नंबर चीज़ पसंद नहीं मुझे, फर्स्ट नंबर हर चीज़। तो जो सबसे अच्छा हो सकता है वो करने की आदत है। सिंहस्थ की जवाबदारी, सिंहस्थ में जो सबसे अच्छा हो सकता है वो करना है हमको। सेकंड नंबर चॉइस नहीं रहती मेरी कभी भी। इसलिए हरियाणा में भी हम अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो बेस्ट से बेस्ट क्या तकनीकी हो सकती है चुनाव लड़ने की, उसका हम उपयोग करेंगे। क्या अभी ऐसी कोई पार्टी में ऐसी कोई चर्चा हो रही है कि आप कोई गठबंधन के बारे में आप सोच रहे हैं वहाँ पर कि केवल अपने सिंगल अपनी दम पर ही चुनाव वहाँ लड़ा जाएगा? अब हमने तय कर लिया है। कल हम अमित जी के साथ और सुषमा जी के साथ बैठे थे और हमने सोच लिया कि हमें अकेले लड़ना चाहिए। काफ़ी लोग, मतलब मुझे आश्चर्य हो रहा है, हरियाणा से अभी 2 मंत्रियों के फ़ोन आए मेरे पास हरियाणा के कांग्रेस के कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। और जिन लोगों के थ्रू फ़ोन आए वो कह रहे हैं कि आपके साथ जुड़ के और बीजेपी में आना चाहते हैं, वो टिकट चाहते हैं। तो मैंने कहा बिना टिकट के अगर आना चाहें तो आ जाएं, बाद में हम उनके बारे में सोच लें, बाकी टिकट के लिए हम किसी मंत्री को नहीं लेंगे। तो ये मैंने अभी मैंने कहा। बोले फिर भी कल मेरा उनसे एयरपोर्ट से मैं उतरूँगा 2:15 बजे और पहली मीटिंग मेरी। मतलब आप वहाँ पहुँचे नहीं है, लेकिन वहाँ आपने अपना जादू दिखाना, तोड़फोड़ करना शुरू कर दिए। यहाँ भी आपने तोड़फोड़ कर दी। संजय पाठक आ गए, नारायण त्रिपाठी आ गए और चुनाव का उम्मीदवार घोषित हो जाता है भागीरथ प्रसाद कांग्रेस से और वो यहाँ आ जाते हैं। तो ये तोड़फोड़ की जो कला है आपकी। नहीं, ऐसा है कि जैसे ओलंपिक होता है तो उसमें गोल्ड मेडल होता है, सिल्वर मेडल होता है, कांस्य पदक होता है। चुनाव के अंदर कोई गोल्ड मेडल और सिल्वर नहीं होता है, ये हार या जीत होती है। तो आपको जीतना है तो फिर जो लगता है वो सब, वो कहते हैं कि केन प्रकार जीतना है, चाहे एवरीथिंग इज राइट, लव एंड वार। और ये चुनाव युद्ध है, बिल्कुल है। तो ये युद्ध लड़ने के लिए आप हरियाणा में जा रहे हो। हरियाणा में एक बात और मैं कहना चाहूँगा कैलाश जी कि वहाँ पूर्व सैनिक बहुत है। हाँ, हरियाणा के कई गांव ऐसे हैं जो पूरी सेना, जिनके हर घर से कोई सेना में लोग हैं। और 1 पेंशन 1 रैंक 1 पेंशन कांग्रेस ने दी, उसके बावजूद भी वहाँ आप जीते, क्योंकि सेना के अध्यक्ष आपके साथ चुनाव लड़ रहे थे, पूर्व अध्यक्ष आपके साथ चुनाव लड़ रहे थे। तो अब सैनिकों के लिए आप क्या स्कीम लेकर वहाँ जाने वाले हैं, या सैनिकों का कैसे आप करेंगे? क्योंकि अभी कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जिस तरह की गतिविधियाँ हैं उससे बहुत सारे लोगों के मन में नरेंद्र मोदी के प्रति कहीं ना कहीं एक संकोच है। मैं ये कहूँगा कि नरेंद्र मोदी एक ज़माने में कहते थे, आपका भी स्टेटमेंट होता था कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होते तो अभी हम कराची में पाकिस्तानी सैनिकों से फुटबॉल खेल रहे होते थे, आपका स्टेटमेंट था। लेकिन अभी 52-53 बार सीमा पर हमले हुए हैं, सीज फायर हुआ है। देखिए, पहली बात तो ये कि आपको पहली बात का उत्तर ये दूंगा कि सैनिक वहाँ पर है और सैनिक के साथ हरियाणा में खिलाड़ी बहुत ज़बरदस्त है। सबसे अच्छा स्टेट है खिलाड़ी के मामले में, बस बहुत अच्छा। और आप माने या न माने, हुड्डा सरकार ने खिलाड़ियों के लिए बहुत किया, काफ़ी किया। मैं इस बात को मानता हूँ कि वहाँ पर खिलाड़ी बहुत है। वहाँ पर
हर खेल वहाँ पर बहुत अच्छी तरीके मध्य से प्रदेश के ओलंपिक एसोसिएशन भी आपके पास है। हाँ, मेरी इसी के कारण मेरा वहाँ के कुछ ओलंपियन से मेरा, जैसे उनको पता लगा तो उनके फ़ोन आए। जैसे चेतन शर्मा क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, मेरे पुराने मित्र हैं, तो वो बोले कैलाश जी मैं आपके साथ ही प्रचार में रहूँगा। ऐसे बहुत सारे, एक बॉक्सर है पुराना प्रीतम सिंह, वो भी मेरा बहुत पुराना दोस्त है, तो वो वैसे हमेशा। कपिल देव वहाँ के आइकॉन रहे हैं हरियाणा के, कपिल देव और युवराज। जी हाँ, जी हाँ। और मैं जहाँ तक मुझे लगता है कि आप उनको भी अपने साथ जोड़ लें तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। अब देखेंगे, अभी मैं कुछ भी जल्दबाजी होगा कुछ भी कहना, पर हाँ कोशिश तो हमारी जारी रहेगी कि जितने भी आइकॉन हैं हम उनको अपने साथ। आप सैनिकों की बात कर रहे थे। अब जैसे सैनिकों में हम लोगों ने कल हमने इस विषय में चर्चा भी की, और चर्चा करने के बाद सैनिकों के लिए हम अलग से कुछ घोषणाएं वहाँ पर करेंगे, और इस बारे में हम लोगों का प्लान बन रहा है। अभी हम लोगों ने खाली चर्चा की है, कुछ लोगों को काम सौंपा है, जैसे कैप्टन अभिमन्यु साहब सिंह जी के जवाई हैं, वो एक यात्रा लेकर निकले हैं अभी, तो 31 तारीख को उनकी यात्रा ख़त्म हो जाएगी। तो एक हमारी वहाँ पर रिटायर्ड सैनिकों का एक हमारा फोरम है, वो लोग बैठकर सैनिकों के लिए क्या फैसिलिटी देना हमको, वो हमारे घोषणा पत्र का हिस्सा होगा। और आपके जो दिल्ली के जाट नेता हैं, साहब सिंह के लड़के हैं प्रवेश वर्मा, जो विक्रम वर्मा के जमाई हैं, क्या उनकी भी भूमिकाएं कुछ रहेंगी? हाँ, बहुत विक्रम वर्मा जी की भूमिका रहेगी। मैं आज ही और आपके राजनीतिक शिष्य रहे कमल पटेल, उनको भी ले जाएंगे आप? बिल्कुल, कमल पटेल भी वहीं रहेंगे। बहुत सारे मित्र जाट मित्र भी रहेंगे, अग्रवाल मित्र, गुजर मित्र भी रहेंगे, अग्रवाल मित्र भी रहेंगे। गुजर वहाँ पर एक बड़ी मात्रा में है, गुजर। और एक मेवात वहाँ पर है, जहाँ पे काफ़ी सारे अल्पसंख्यकों का और खासतौर पर मुस्लिम गुर्जरों का असर है। तो वो जो मुस्लिम मतदाता है उसको, चूँकि अभी बहुत भागवत जी का बयान है कि हिंदू राष्ट्र है, कोई मुसलमान भी है तो वो हिंदू हैं, और उसमें नजमा हेपतुल्ला ने भी कुछ कहा है। तो इन तमाम कंट्रोवर्सी के बीच में जिस तरह से सांप्रदायिक माहौल ख़राब हुआ है महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में, क्या वहाँ, हालांकि हरियाणा में इस तरह की सांप्रदायिक स्थितियाँ नहीं है, लेकिन फिर भी उस मेवात इलाके में आपकी क्या रणनीति रहेगी? देखिए, मेवात इलाके के हमारे पास कार्यकर्ता परसों आए भी थे। जब मैं गया तो हमने उन लोगों, अल्पसंख्यक लोगों के साथ मीटिंग भी की, और वहाँ के वर्तमान में भी एमएलए वो बीजेपी में आना चाहते हैं, मुस्लिम एमएलए है वो। तो हमने पार्टी से चर्चा की, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हमें नहीं लेना है इनको। पर वहाँ पर हमारे पास बड़े दमदार कार्यकर्ता हैं। मतलब मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि मुस्लिम कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के वहाँ बहुत दमदार है, और हमें लगता है कि हम मेवात के क्षेत्र में जीतेंगे इस बार। भारतीय जनता पार्टी का मुस्लिम कार्यकर्ता जीतेगा। धर्मेंद्र भी आपके साथ है? हाँ हाँ। और धर्मेंद्र वहाँ के बहुत बड़े हीरो हैं। हाँ है, धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र हेमा मालिनी जी है, बिल्कुल है। तेरा पीछा ना छोड़ूंगा सोनी है, जट पगला यमला दीवाना। हाँ जी हाँ, हम उनका भी उपयोग करेंगे। तो मतलब आपकी पूरी एक तरह से कहना चाहिए चौसर बिछ चुकी है हरियाणा के लिए। हाँ, करीब करीब हमने टेबल वर्क, एक दिन हम, जो हमारे अनिल जी, डॉक्टर अनिल जैन हैं, वो वहाँ के चुनाव के सह प्रभारी हैं, तो उनका होमवर्क काफ़ी 1 साल से वो जा रहे हैं वहाँ पर। तो उनके साथ मेरी 7 घंटे लगातार एक बैठक में जो हमारी चर्चा हुई, तो हमने काफ़ी प्लान कर लिया है टेबल पर। अब उसको एग्जीक्यूशन करना है, तो कल से हम थोड़ा सा दौरा भी प्रारंभ कर रहे हैं हरियाणा का। अभी हमारी वहाँ पर 4 यात्रा निकल रही, तो सारी कार्यकर्ताओं की टीम उस यात्रा के। चयन की कसौटी क्या रहेगी आपकी? चयन की कसौटी जीतने वाला उम्मीदवार रहेगी, या चयन की कसौटी स्वच्छ उम्मीदवार, साफ सुथरा उम्मीदवार रहेगी? ये बड़ा पेचीदा प्रश्न है। इसका जवाब एकदम एक शब्द में नहीं दिया जा सकता, एक लाइन में दिया सकता। पर मैंने जैसे इशारा किया आपको कि इलेक्शन में गोल्ड और सिल्वर पदक नहीं होता, हार या जीत होती है। तो हम कोशिश यही करते हैं कि जो जीतने वाला उम्मीदवार हो। अब उसमें कई बार अच्छे कार्यकर्ता, पर वो जीत नहीं सकता है, तो उसको समझाना पड़ता है कि तुम जीत नहीं पाओगे। तो डेमोक्रेसी के अंदर ही एक बहुत बड़ा प्रश्न है ये। लोग भले कितनी भी सैद्धांतिक बात करें, पर मैं सैद्धांतिक बात नहीं करता हूँ, मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ कि साफ़ सुथरे छवि वाले, और हम सरकार नहीं बना सके अगर सबको हमने 90 लोगों को दे दिया, तो फिर कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो इसका ध्यान भी रखेंगे कि कोई इससे पार्टी की छवि ख़राब नहीं हो, और दूसरा जीतने वाला उम्मीदवार होना चाहिए। मुझे लगता है कि पार्टी ने एक जुआ खेला था अमित शाह को उत्तर प्रदेश भेजकर, और वो कामयाब रहा। उसी तर्ज पर आपको हरियाणा भेजा जा रहा है। अब मैं ये तो नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है अभी हरियाणा में। मेरे पास सिर्फ 1.5 महीने का समय। इसमें हमको टिकट भी बांटना है, तालमेल भी बैठाना है, और काम हमारे पास इतना है कि
अमित जी को 6 महीने का समय भी मिल गया था, मेरे पास तो समय नहीं है, 1.5 महीने का समय, क्योंकि अक्टूबर दिवाली के पहले मुझे लगता है कि इलेक्शन हो जाएंगे। 15 से 20 अक्टूबर के बीच में डेट निकलना चाहिए संभावित। तो हमारे पास समय ज़्यादा नहीं है अभी, हमारे पास 1.5-2 महीने का समय है। अब इसमें जितना कर पाएँ, हालांकि प्रदेश भी छोटा है, पर अब इसमें जितना कर पाएँ कोशिश करेंगे कि सरकार बन जाए। बहुत शुभकामनाएं कैलाश जी, आपकी कोशिशें कामयाब हों और आप जिस मकसद को लेकर, जिस लक्ष्य को लेकर हरियाणा फतेह करने के लिए इंदौर से निकले हैं, तो माँ अहिल्या और भगवान महाकाल आपकी मनोकामना को पूरी करें। हम इंदौर के लोग तो यही शुभकामना आपको देंगे। और आप देख रहे थे कैलाश विजयवर्गीय किस तरह से आत्मविश्वास से लवरेज हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने में के लिए हमें जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे, क्योंकि चुनाव जीतना ही एकमात्र लक्ष्य है। और निश्चित रूप से मैंने ये सवाल बहुत जानबूझकर किया था कि पार्टी ने एक जुआ खेला है अमित शाह के रूप में। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भाजपा को कामयाबी मिली थी, ठीक वैसे ही कैलाश विजयवर्गीय को हरियाणा फतेह करने के लिए भेजा गया है। अब ये तो वक्त बताएगा कि कैलाश विजयवर्गीय हरियाणा को फतेह कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन इंदौर, उज्जैन और मालवा के लोग जानते हैं कि कैलाश विजयवर्गीय कभी भी अपने मकसद में, अपने लक्ष्य में असफल नहीं होते हैं। मुझे याद आ रही है सत्यनारायण सत्तन की वो बात, जब कैलाश विजयवर्गीय पार्षद का चुनाव लड़ रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि इनके नाम में ही विजय है, इसलिए ये हमेशा विजय के वर्ग में रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि हरियाणा में भी कैलाश जी विजय के वर्ग में रहेंगे और हरियाणा फतेह करके इंदौर लौटेंगे। तब हम अपने दर्शकों के साथ बैठकर एक बार फिर से कैलाश जी से चर्चा करेंगे। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। देखते रहिएगा एसआर मध्य प्रदेश, कहीं मत जाइएगा। अभी हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के तुरंत बाद हाजिर होंगे और ताज़ा तरीन खबरों के साथ।